नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन हिंदुस्तान। इस वक्त की खास खबरों में मैं हूं आपके साथ ज्ञान प्रकाश पांडे। कोलकाता के आरजी-कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के एक पीजी ट्रेनिंग डॉक्टर के साथ रेप और हत्या के मामले में रोज नए खुलासे होते जा रहे हैं। पीड़िता के पिता ने घटना के बाद पुलिस और प्रशासन के काम से जुड़े कई अहम सवाल उठाए, जिस पर भाजपा सांसद संदीप पात्रा ने ममता सरकार की कार्यशैली पर गंभीर आरोप लगाए। भाजपा सांसद संदीप पात्रा ने ममता सरकार पर हमला बोलते हुए कहा, पीड़िता के पिता ने देश के सामने जो सवाल रखे हैं वो सबसे महत्वपूर्ण है। पीड़ित के पिता का कहना है कि जब पीड़िता का शव उसके घर में था तब डीसी नॉर्थ ने उन्हें पैसे ऑफर किए थे। उन्होंने ऑफर ठुकरा दिया था। एक प्रशासक ने उन्हें पैसे ऑफर करने की कोशिश की। जब कोई व्यक्ति कुछ छिपाने की कोशिश करता है तो वह भ्रष्ट हो जाता है। ऐसा क्या छुपाना था कि ममता बनर्जी की सरकार ने डीसी को भेजकर पीड़िता के घर को पिता को पैसे ऑफर किए? ऐसा क्या था जिसे प्रशासन छुपाने की कोशिश कर रहा था? These questions that the father of the victim have laid in front of the nation today, these questions are of paramount importance, because on the foundation of the question is based the investigation and the outcome of the investigation. Question number 1, पहला प्रश्न। और पिता पूछते हैं कि जब मेरी बेटी की बॉडी वहां हमारे घर में रखी हुई थी, उस समय डीसी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर नॉर्थ, उन्होंने मुझे एक कोने में बुलाया और कोने में ले जाकर मुझे कुछ पैसे देने की कोशिश की। मैंने इनकार कर दिया कि मुझे पैसे नहीं चाहिए। आप सोचिए पिता की मानसिक हालत, आप सोचिए पिता के ऊपर क्या गुजर रही होगी जिस समय बेटी की लाश, और वह भी इस हालत में, आफ्टर द ब्रूटल मर्डर, वो रिकॉन्साइल भी नहीं कर पाए होंगे, वो अपने आप के साथ भी समझौता नहीं कर पाए होंगे, वो समझ नहीं पाए होंगे कि मेरी बेटी के साथ आखिर क्या हुआ है। और उस समय जब शव उनके घर में रखा हुआ था, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, कोई और व्यक्ति नहीं, कोई राजनेता नहीं, एक एडमिनिस्ट्रेटर उन्हें एक कोने में ले जाता है और कुछ पैसे देने की कोशिश करता है। पैसा आदमी कब देता है? आदमी भ्रष्ट कब बनता है? जब मुंह बंद रखाने की कोशिश की जाती है, या कुछ छुपाने की कोशिश की जाती है, या ऐसा किया जाता है कि भाई देखो हम तो आपको कुछ दे रहे हैं, आप बदले में कुछ हमें भी दो, कुछ बोलो मत। ऐसा क्या था कि ममता सरकार ने डीसी को भेजा पैसे के साथ कि आप जाइए, और जब शव घर में रखा हुआ है उस समय उनके माता पिता को खरीदने की कोशिश करिए। We want the answer to this specific question raised by the father of the victim. What was it that the administration was trying to throw under the carpet by paying bribe and money to the parents of the victim? प्रश्न नंबर 2, पिता पूछते हैं और कहते हैं कि पुलिस को लगभग 10:10 सुबह यह मालूम पड़ गया 10 तारीख अगस्त को कि मेरी बेटी की हत्या हो चुकी है, मेरी बेटी अब इस दुनिया में नहीं है। शव बरामद हो चुका था 10:10 10 तारीख को, मगर मृत्यु उससे बहुत समय पहले हो चुका था। शी वॉज डेड क्वाइट अर्ली। इट वॉज डिस्कवर्ड बाय द पुलिस एट 10:10 AM। हमें 11 बजे बोला गया कि सुइसाइड किया है आपकी बेटी ने, आधे घंटे के बाद। और जब हम हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो हमें उस सेमिनार कमरे के बाहर जहां हत्या हुई थी, जहां शव था, उसके बाहर 3.5 घंटे इंतजार कराया गया। वी वर फोर्स्ड टू वेट फॉर 3.5 hours। इसके बावजूद कि कई लोग उस कमरे में जा रहे थे और आ रहे थे। मल्टीपल पीपल वे गोइंग एंड कमिंग फ्रॉम दैट रूम। दे वर एंटरिंग द रूम एंड दे वर एग्जिटिंग द रूम। बट पेरेंट्स के लिए आप जरा सोच के देखिए, एक माता पिता के ऊपर क्या गुजरती है जब उनको पता है कि मेरी बेटी या बेटा का शव इस कमरे के अंदर है, और वो 3.5 घंटे बाहर इंतजार करते हैं केवल और केवल उसे देखने के लिए, और पुलिस उसे अंदर नहीं छोड़ती है, उन्हें रोक के रखती है। और बार बार पिता बाद में कहते हैं, बार बार हमें बताया जा रहा था कि आप यहां मत खड़े होइए, आप प्रिंसिपल के कमरे में जाइए। वो प्रिंसिपल जो आज गिरफ्तार है, मिस्टर घोष, आप प्रिंसिपल के कमरे में जाइए और वहां बैठिए। हमने मना कर दिया कि हम प्रिंसिपल के कमरे में नहीं जाएंगे, हम इसी कमरे के बाहर इंतजार करेंगे।
3.5 घंटे इंतजार करने के पश्चात कुछ मिनटों के लिए मुझे अंदर बुलाया गया। आप सोचिए ऐसा क्या करना चाहती थी पुलिस, ऐसा क्या करना चाहता था वहां का प्रशासन। उन 3.5 घंटों में बार बार उनके पेरेंट्स को, उनके माता पिता को प्रिंसिपल के कमरे में भेजकर उस एरिया को खाली करा करके क्या करना चाहती थी प्रशासन आखिरकार। और सबसे बड़ी बात, दूसरे नंबर प्रश्न में उनके पिताजी पूछते हैं कि एक ब्लैंक कागज में, खाली कागज में हमें हस्ताक्षर करने कहा गया एंड वी रिफ्यूज्ड, हमने मना कर दिया। सब अंदर पड़ा है बच्ची का, बाहर 3.5 घंटे से माता पिता इंतजार कर रहे हैं और एक ब्लैंक कागज, कोरा कागज लाकर पुलिस कहती है आप इसमें हस्ताक्षर कर दीजिए, प्रशासन कहता है आप इस कोरे कागज में हस्ताक्षर कर दीजिए। व्हाई? ये 21st सेंचुरी है, पढ़े लिखे माता पिता हैं, मैं तो कहता हूं पढ़े लिखे ना भी हो, आप बैठे हैं, मीडिया बैठी है, जागरूक संसार है, उसके बावजूद लुक एट द ऑडेसिटी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन एंड द पुलिस ऑफिशियल्स। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 हिंदुस्तान, दिल्ली। रामनगरी अयोध्या में फायरिंग की सूचना का मामला, सूचना पर पहुंची पुलिस ने किया जांच। स्कूटी सवार और थार में हुई थी भिड़ंत, स्कूटी सवार लोगों के साथ स्थानीय लोग हुए शामिल, थार सवार लोगों के साथ घटना की मारपीट, थार पर टूटा था शीशा। पुलिस की जांच में फायरिंग की नहीं हुई पुष्टि, सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है पुलिस, फायरिंग जैसे नहीं मिले सबूत। अयोध्या की टेढ़ी बाजार पर फायरिंग की मिली थी सूचना, वहीं मामले की जानकारी सीओ अयोध्या आशुतोष तिवारी ने दी। हमें एक सूचना प्राप्त हुई थी, टेढ़ी बाज़ार से पहले एक जूस की दुकान है, उसके पास एक रोड रेस की घटना कारित हुई है। एक स्कूटी और एक काली कलर की थार, इन लोगों में टक्कर हुई है। इसके बाद आपसी वाद विवाद में हमें ये सूचना प्राप्त हुई थी कि फायरिंग हुई है। मौके पर जाकर जांच की गई, ये पता चला है कि जो घटना हुई है वो थार, जो आवाज़ हुई थी वो थार का शीशा टूटने की आवाज़ थी। आसपास के लोगों से भी पूछताछ की गई, उन्होंने फायरिंग की किसी भी घटना से इनकार किया है। साथ ही आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। अभी तक फायरिंग की घटना की पुष्टि नहीं हुई है। अयोध्या से मयंक श्रीवास्तव की रिपोर्ट। भारतीय पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। इसके बाद विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। पार्टी के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने उन्हें सत्ता दिलाई। इस मौके पर पार्टी नेता पवन खेड़ा, हरियाणा कांग्रेस प्रमुख उदय भान और हरियाणा के एआईसीसी प्रभारी दीपक बाबरिया भी शामिल हुए। कांग्रेस में शामिल होने के बाद विनेश फोगाट ने कहा कि मैं कांग्रेस पार्टी का धन्यवाद करती हूं। कहते हैं कि ना कि बुरे समय में पता लगता है कि आपका कौन है। जब हमें सड़क पर घसीटा जा रहा था तब भाजपा को छोड़कर सभी पार्टियां हमारे साथ थी। मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसी पार्टी में शामिल हुई हूं जो महिलाओं के साथ खड़ी है और सड़क से संसद तक लड़ने के लिए तैयार है। विनेश फोगाट ने कहा, लड़ाई जारी है, अभी खत्म नहीं हुई, अभी कोर्ट में है, हम उस लड़ाई को भी जीतेंगे। आज हमें जो नया प्लेटफॉर्म मिला है उसके जरिए हम देश की सेवा के लिए काम करेंगे। जिस तरह से हमने दिल से अपना खेल खेला है उसी तरीके से हम अपने लोगों के लिए काम करेंगे। सबसे पहले तो मैं पूरे देशवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ, आप मीडिया पर्सन्स का भी, क्योंकि आप लोग ही हम लोगों को इतना थ्रू आउट द जर्नी रेसलिंग में आपने सपोर्ट किया है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं आपकी उम्मीदों पे खरा उतरूं बिल्कुल। और कांग्रेस पार्टी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि जब बोलते हैं ना कि बुरे टाइम में पता लगता है कि अपना कौन है। जब हम रोड पे घसीटे जा रहे थे तो छोड़ के बीजेपी को देश में जितनी भी पार्टियां हैं वो हमारे साथ में थी, हमारे दर्द को समझ पा रही थी, हमारे आंसुओं को समझ पा रही थी। मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ कि मैं एक ऐसी पार्टी में, एक ऐसी विचारधारा में हूँ जो महिलाओं के साथ हो रहा अन्याय और उनके साथ बुरे बर्ताव के खिलाफ खड़ी है। वो लड़ाई लड़ने के तैयार है, सड़क से लेकर संसद तक। और मैं विश्वास दिलाती हूँ पूरे देशवासियों को, जो मेहनत, जो लगन से हमने रेसलिंग में काम किया है, हम चाहते हैं कि देश के हर एक नागरिक को जो दर्द, जो तकलीफ हमने झेली है, खासकर महिलाओं के लिए, हर एक उस महिला के साथ में हम खड़े हैं जो अपने आप को लाचार, अपने आप को बेबस समझती है, तो हम करने की कोशिश करेंगे। और मैं अपनी बहनों को बताना चाहती हूँ कि आपकी बहन आपके साथ में है। किसी भी मुसीबत में, किसी भी पल, किसी भी क्षण आप ऐसे मत समझना कोई भी आपके साथ में नहीं है। जब कोई नहीं खड़ा होगा तो मैं आपके साथ में जरूर खड़ी रहूंगी, कांग्रेस पार्टी आपके साथ में जरूर खड़ी रहेगी। ये
हमने फील किया था और मैं वादे से कह सकती हूँ, दावे से कह सकती हूँ कि बिल्कुल आपके साथ भी खड़े रहेंगे। कांग्रेस में शामिल होने पर बजरंग पुनिया ने कहा कि आज बीजेपी आईटी सेल जो कर रहा है कि हम सिर्फ राजनीति करना चाहते थे। हमने सभी महिला बीजेपी सांसदों को पत्र लिखकर हमारे साथ खड़े होने कहा था, लेकिन वह फिर भी नहीं आई। हम महिलाओं की आवाज़ उठाने के लिए पैसे दे रहे हैं, लेकिन अब हम जानते हैं कि बीजेपी महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों के साथ खड़ी है और बाकी सभी पार्टी हमारे साथ खड़ी है। हम कांग्रेस पार्टी और देश को मजबूत करने के लिए कड़ी मेहनत करेंगे। जिस दिन विनेश ने फाइनल के लिए क्वालिफाई किया उस दिन पूरा देश खुश था, लेकिन अगले दिन सब दुखी थे। उस समय एक आईटी सेल जश्न मना रहा था। विनेश ने बताया कि बुरे समय में हमारे साथ खड़े हुए जो आज बीजेपी की आईटी सेल बोल रही है कि इनका मकसद तो सिर्फ राजनीति करना था। हमने तो उनको लेटर भेजा था, वो जब भी नहीं आए। हमने तो बीजेपी के जो सांसद थी, जितनी भी महिला सांसद थी, उनके घर पे लेटर दिया था, वो फिर भी उन बच्चियों के साथ नहीं खड़े हो पाए। कांग्रेस पार्टी को बिना कुछ हमने उनको बताया ये वहां पे हमारे साथ खड़े हुए। तो देश की बेटियों की जो आवाज उठाई उसका भुगतान हम कर रहे हैं, लेकिन ये चीज हमें पता लगी कि जो अत्याचार बेटियों पे हुआ जंतर मंतर पे, उसके साथ सिर्फ बीजेपी पार्टी खड़ी हुई और सभी पार्टी हमारे साथ खड़ी थी। और जो भी आज हम इस पे कांग्रेस पार्टी में आए हैं, मैं धन्यवाद देता हूं सभी का। हम अपनी पूरी मेहनत, जितनी हमने कुश्ती में मेहनत की है, जितनी हमने किसान आंदोलन में मेहनत करी है, जितना अग्निपथ योजना के टाइम पे मेहनत करी है और बेटियों के आंदोलन में मेहनत करी है, ऐसे ही मेहनत करेंगे और कांग्रेस पार्टी को भी मजबूत करेंगे और देश को भी मजबूत करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 1 हिंदुस्तान दिल्ली। प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को खुली छूट देते हुए आरएसएस के कार्यक्रमों में शामिल होने की अनुमति दे दी गई है। इसके लिए अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन की ओर से एक लेटर भी जारी किया गया है। उत्तराखंड सरकार ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सुबह और शाम की बैठकों और अन्य सांस्कृतिक और सामाजिक गतिविधियों में राज्य कर्मचारियों की भागीदारी को उत्तराखंड राज्य कर्मचारी आचरण नियमावली 2002 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। आदेश में यह कहा गया कि सरकारी कर्मचारी आरएसएस के कार्यक्रम में शामिल हो पाएंगे, लेकिन यह ध्यान देना होगा कि इससे उनके सरकारी कर्तव्य और दायित्व में कोई बाधा पैदा नहीं हो। उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता गण सुरेश जोशी ने कहा कि सरकार का निर्णय काफी सकारात्मक है। उन्होंने कहा कि राष्ट्र के उत्थान के लिए और सरकार के अच्छे फैसलों के लिए यह अच्छा कदम है। उन्होंने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस ने हमेशा आरएसएस का विरोध किया है और आरएसएस पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए हैं। देखिए, पहली बात तो यह है कि ये जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश जारी किया है, हम इसका स्वागत करते हैं और हमें प्रसन्नता इस बात की है कि राष्ट्र की सेवा में समर्पित जो संगठन है, उस संगठन के कार्यकर्ताओं को आज राष्ट्र के उत्थान के लिए, राष्ट्र के कार्यक्रमों को करने के लिए अगर अनुमति दी गई है तो इससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता। देखिए, जहां तक कांग्रेस का प्रश्न है, कांग्रेस ने तो एक बार नहीं कई बार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध लगाए, प्रताड़नाएं दी, उसके सारे नेताओं को जेल डाला, लेकिन उसके बाद भी वो निरंतर गति से अपना काम करते रहे और आज दुनिया के अंदर मानवता के लिए काम करने वाला और भारत के निर्माण के लिए काम करने वाला और इस देश के सनातन को देश में ही नहीं वरन पूरी दुनिया में बचाने वाला कोई संगठन है तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। इसको लेकर कांग्रेस में विरोध जताया जा रहा है। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि यह सरकारी कर्मचारियों का शोषण है। उन्होंने कहा कि यह कार्यपालिका पर सीधे हस्तक्षेप है। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष ने यह भी कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आएगी तो क्या हम कर्मचारियों को यह कहेंगे कि वह कांग्रेस सेवा दल के कार्यक्रमों में सुबह ध्वजबंधन और अन्य आयोजनों में शामिल हो। कुल मिलाकर कांग्रेस ने सरकार के इस फैसले का खुलकर विरोध किया है। दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय है, ये कार्यपालिका के कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप है और इस तरीके का निर्णय लेकर निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, स्वामी जी की सरकार ने जो हमारा
सिस्टम है, जो हमारी कार्यपालिका का कार्य करने का तरीका है, उस पर हस्तक्षेप करने का काम किया है, उसमें कुठाराघात करने का काम किया है। दुनिया जानती है आरएसएस भारतीय जनता पार्टी का मदर ऑर्गेनाइजेशन है और आरएसएस के निर्देश पर भारतीय जनता पार्टी काम करती है और इस तरह के निर्णय करके ये कर्मचारियों का शोषण है और ये नादिरशाही है और तानाशाही है। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 1 हिंदुस्तान देहरादून। इस क्षेत्र से यात्रा करने वाले यात्रियों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर बस स्टैंड तो है, मगर इस बस स्टैंड पर कोई रोडवेज गाड़ी आकर स्टॉप नहीं करती, जिस कारण यात्रियों को सड़क किनारे खड़े होकर ही रोडवेज बसों का इंतजार करना पड़ता है। यात्रियों के लिए सड़क किनारे खड़े होकर इंतजार करना बहुत बड़ी कठिनाई का सामना है। यात्रियों को याद भरी बारिश में तो जलाती धूप में खड़े होकर बस का इंतजार करना पड़ता है। इतना नहीं, इस बस स्टैंड में अब बस स्टैंड की बजाय पार्किंग बन गया है। यहाँ पर बसों की जगह मोटरसाइकिल आपको खड़ी नजर आएंगी। यात्रियों को शौचालय के लिए भी काफ़ी दिक्कत उठानी पड़ती है। इस बस स्टैंड में रात्रि में रुड़की देहरादून से होकर गुजरने वाली रोडवेज बस विश्राम के लिए आती हैं और सुबह यहाँ से रवाना हो जाते हैं। अगर परिवहन विभाग इस तरफ ध्यान देकर इस रूट से गुजरने वाली बसों के चालक व परिचालकों को रोडवेज बस स्टैंड पर ही बस रोकने का आदेश दें तो यात्रियों की समस्या का समाधान हो सकता है, जिससे यात्रियों को धूप व्यापारियों की मार नहीं झेलनी पड़ेगी और बस स्टैंड में शौचालय, पीने के पानी में 3 साइड की जो सुविधाएं हैं उन सब का लाभ भी यात्रियों को मिलेगा। इस संबंध में यात्री संजय गर्ग ने बताया कि स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जब कैबिनेट मंत्री थे, उनका शहर सपना था कि हमारे क्षेत्र के क्षेत्रवासियों को रोडवेज बस स्टैंड का भी लाभ मिलना चाहिए। उनके वह क्षेत्रीय विधायक ममता राकेश के प्रयासों से बस स्टैंड का निर्माण तो हो गया, मगर यह बस स्टैंड मात्र 100 पीस बनकर रह गया। इस बस स्टैंड से यात्रियों को किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं मिल रहा है। यहाँ बीडी इंटर कॉलेज के बिल्कुल समीप में ही यहाँ रोडवेज का बस स्टैंड बना है और ये हमारे जो पूर्व भगवानपुर के हमारे पूर्व कैबिनेट मंत्री थे आदरणीय सुरेंद्र राकेश जी का एक सपना था कि जब वो परिवहन मंत्री थे कि बसें यहाँ पर रुका करें और भगवानपुर के लोगों को बस स्टैंड की सुविधा मिला करे जो है। उनके प्रयासों से श्रीमती ममता राकेश जो हमारी विधायक हैं, उनके भी निरंतर प्रयासों से यहाँ पर बस स्टैंड तो बन गया, लेकिन ये रोडवेज जो हमारा बस स्टैंड है ये केवल एक शो पीस बनकर यहाँ पर रह गया है। जो है वो इसलिए रह गया है क्योंकि जो रोडवेज के जो ड्राइवर कंडक्टर हैं वो ना तो यहाँ पर बसों को लेकर आते हैं और ना ही बसों का यहाँ से जो है प्रस्थान होता है। जो बसें रुड़की से देहरादून आती हैं वो सीधे फ्लाईओवर पर चढ़ती हैं और दोनों फ्लाईओवर के जंक्शन पर सवारी को उतारती हैं और बैठाती हैं, फिर वहीं से आगे चली जाती हैं। और जो देहरादून से बस आती हैं वो पहला फ्लाईओवर क्रॉस करने के बाद लेफ्ट हैंड की ओर मुड़ जाती हैं। तो यहाँ पर रुड़की से आने वाली और देहरादून से आने वाली दोनों में से कोई भी बसों का यहाँ पर ठहराव नहीं होता, जिस कारण से यात्रियों को बहुत परेशानियाँ होती हैं और उस जंक्शन पे हमेशा जो है दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है। एक और जो सबसे बड़ी खराबी है, मान लो गर्मी है, बरसात है, धूप है, जाड़ा है, तो वहाँ पर जंक्शन में लोग इंतजार करते हैं और यहाँ पर यदि बस स्टैंड पे बस आके रुकें तो कम से कम उनको वहाँ शेड भी है, उनको शौचालय की व्यवस्था भी है। तो इस तरह से मेरा यहाँ के सभी जनप्रतिनिधियों से ये निवेदन रहेगा कि वो परिवहन विभाग को और खासकर रोडवेज रुड़की को और देहरादून को ये निर्देशित करने का कष्ट करें कि यहाँ पर बसें जो है बस स्टैंड पर आकर रुकें। बस स्टैंड का चयन उस समय सही नहीं हो पाया। बस स्टैंड का चयन जहाँ पर हुआ है, एक तो वह जगह कम है, बहुत कम। दूसरी बात, उस जगह पर पहुँचने के लिए बड़ी बस जाने में तो बड़ी दिक्कत होगी। छोटी बस अगर चली जाए खानपुर चौराहे पर, यदि जाम लग जाए तो जाम की समस्या तो हमेशा रहती है वहाँ पर। यदि जाम लग जाए तो गाड़ी घंटों घंटों वहीं खड़ी रहेगी। तो इसलिए अब ड्राइवर को समय से पहुँचना है, सवारी को समय से पहुँचना है, तो इसलिए लोग बाग सीधे निकल जाते हैं ज़्यादातर। इसी यही वजह है वो जो बस स्टैंड है वो करोड़ों रुपया लगा हुआ बेकार। नहीं, स्टाफ तो नियुक्त है वहाँ सर, स्टाफ तो नियुक्त है वहाँ, स्टाफ बाकायदा नियुक्त है। लेकिन सही बात है, किसी ज्ञापन की कॉपी हमें भी दिखा दो, कोई ज्ञापन नहीं दिया गया मेरे ख्याल से तो। और फिर एक बात और भी है कि यदि एक छोटे 1 मीटर चीज़ को 5 मीटर कर दे, ऐसा कैसा हो जाएगा? जो चीज़ पहले से संभवतः छोटी है, अगर वो एक उसकी बजाय भले सड़क के किनारे अगर ये काम कर दिया जाता है स्टॉपेज का, तो ज़्यादा बेटर होता।
वहाँ आवागमन में दिक्कत है। अब सरकार देखेगी या तो यहाँ इस जगह कुछ और चीज़ बनाई जाएगी तो उसका स्टैंड कहीं और लगाया जाएगा। हमने भी सरकार से इस बारे में मतलब प्रार्थना की है, निवेदन किया है कि यहाँ बस स्टैंड बनना चाहिए और अच्छी जगह बनना चाहिए ताकि सभी यात्रियों को लाभ मिल सके। वहीं विधायक ममता राकेश ने कहा कि स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी का सपना था कि भगवानपुर क्षेत्र में एक रोडवेज बस स्टैंड की स्थापना हो, मगर दुर्भाग्य रहा कि उनके समय में रोडवेज बस स्टैंड नहीं बन पाया। उसके बाद मैंने प्रयास करके भगवानपुर क्षेत्र को रोडवेज बस स्टैंड की सौगात दी, मगर वह अभी भी पूरी तरीके से संचालित नहीं हो पाया। इसके लिए मैंने शासन में मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखा है कि वह इस बस स्टैंड का नाम स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी के नाम पर बस स्टैंड को पूरी तरह संचालित कराया जाए। स्टैंड बन करके तैयार हुआ। हम स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी ने इस बस स्टैंड को बनवाने के लिए प्रयास करने शुरू कर दिए गए थे, लेकिन दुर्भाग्य रहा कि उनके समय में नहीं बन पाया। उसके बाद में मैं इसके लिए प्रयासरत रही और ये बस स्टैंड बना, लेकिन एक और ट्रेजेडी उस समय हुई। उस समय तत्कालीन परिवहन और समाज कल्याण मंत्री स्वर्गीय चंदन राम दास जी का, मंत्री जी का उस समय निधन हो गया। उसी की वजह से ये बस अड्डा पूरी तरह से अभी तक संचालित नहीं हो पाया है। मैंने इसके लिए शासन में भी पत्र लिखा, माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन किया है कि इस बस स्टैंड का नाम स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश बस स्टैंड के नाम पर रखा जाए। सर वहाँ पे बसें नहीं रुकती और धूप में बारिश में हमें वेट करना पड़ता है। वहाँ बसें नहीं रुकती, इसलिए यहीं जल्दी आके रुकती है बसें, यहीं वेट करते हैं बसों का। वहाँ पे कुछ बस नहीं जाती है वहाँ? नहीं सर, जी सर, नहीं सर, अब कुछ पता भी नहीं अभी। नहीं सर, कोई गाड़ी नहीं देखी वहाँ। हाँ जी सर, यहीं पे करते हैं, जब भी कहीं जाना होता है तब यहीं आते हैं। सर जल्द से जल्द उन्हें से अच्छी तरह वो करना चाहिए, मतलब बसें रुके वहाँ पर, कुछ कार्रवाई करनी चाहिए उसके लिए। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 1 हिंदुस्तान, भगवानपुर, हरिद्वार। बने रहे खबरों में, देखते रहे न्यूज़ 1 हिंदुस्तान। नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 हिंदुस्तान। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 हिंदुस्तान। इस वक्त की खास खबरों में मैं हूं आपके साथ ज्ञान प्रकाश पांडे। उत्तराखंड राज्य में शराब तस्करी और माफिया के खिलाफ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खासे सख्त दिखाई दी। सीएम धामी के सख्त रुख को भांपते हुए पहले ही देहरादून पुलिस के द्वारा देहात एसओजी को भंग कर दिया गया। इसके साथ ही 3 दर्जन से ज्यादा पुलिसकर्मियों पर भी कार्रवाई की गई, लेकिन इन सबके बीच अब तक जिम्मेदार आबकारी विभाग पर कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई।